तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। तो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपीएस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है, ये ऑक्सिलरी पावर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहला ऑक्सिलरी पावर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के बारे में समझना होगा। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि अगर हम लोग इन ट्रेन में जो ट्रैक्शन मोटर है, क्या ये ट्रैक्शन मोटर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है या फिर नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है? जो ट्रैक्शन मोटर है ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो ये नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। ट्रैक्शन मोटर के साथ जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है, तो ये ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आया, फिर नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आया। तो जो कन्वर्टर इन्वर्टर है, ये भी ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग ट्रैक्शन मोटर में फैट करते हैं। तो जो कन्वर्टर इन्वर्टर है ये भी नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रेन का व्हील, ट्रेन का जो व्हील होता है ये भी ट्रेन की व्हील या फिर बोल सकते हैं ट्रेन की बोगी। ट्रेन की जो बोगी है इसको हम लोग क्या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बोल सकते हैं या फिर नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बोल सकते हैं? ये भी नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, क्योंकि ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो इक्विपमेंट होते हैं, वो जो मशीनरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड करना मतलब ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट करवाना, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन प्रोवाइड करना, ट्रेन को ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोवाइड करना। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एसी पैनल, क्या इससे ट्रेन मूव हो सकती है? क्या इससे ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आया। ट्रेन में लगा है कंप्रेसर, क्या ये कंप्रेसर से ट्रेन रन कर सकती है, ट्रेन मूव कर सकती है, ट्रेन को ट्रैक्शन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आया? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आया। सिमिलरली पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्या ये ट्रेन को रन करवा सकता है, ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकता है? नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आया? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आया। तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और ये जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, इसी को ही पावर प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम प्रोसेस। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स में अगर हम लोग देखें, सबसे पहला स्टैटिक इन्वर्टर आता है, बैटरी चार्जर यूनिट आता है, फिर उसके बाद बैटरी कंट्रोल बॉक्स आता है, बैटरी एंड बैटरी बॉक्स, शोर सप्लाई यूनिट। तो ये सारे के सारे है क्या? सारे के सारे ऑक्सिलरी पावर इक्विपमेंट है, सारे के सारे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई ये ऐसी सप्लाई होती है जो कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम इन मेट्रो टर्म्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखें दी पावर सप्लाई डेट प्रोवाइड स्टेबल पावर टू ऑल ऑक्सिलरी लोड इन ट्रेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में सारे जो ऑक्सिलरी लोड है, सारे ऑक्सिलरी लोड को स्टेबल पावर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम जितने भी जो ऑक्सिलरी लोड है ट्रेन में, उसको स्टेबल पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। द ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम ड्रॉज पावर सप्लाई फ्रॉम द टर्शियरी वाइंडिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। जैसे हमने बात किया अभी यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी पावर है, ये ऑक्सिलरी पावर आता कहाँ से है? ये ऑक्सिलरी पावर ट्रांसफार्मर की टर्शियरी वाइंडिंग से आता है। जैसे हमने बात किया था, ट्रांसफार्मर में 4 वाइंडिंग है सेकेंडरी, और एक टर्शियरी वाइंडिंग है और एक अनयूज्ड वाइंडिंग है। अब ये जो टर्शियरी जो वाइंडिंग है, ये टर्शियरी वाइंडिंग के थ्रू हमें ऑक्सिलरी पावर मिलता है। अभी यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है, इसमें हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहला स्टैटिक इन्वर्टर, जैसे कि हमने बात किया स्टैटिक इन्वर्टर, ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ये स्टैटिक इन्वर्टर है क्या? स्टैटिक इन्वर्टर ये एक ऐसा इन्वर्टर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIV भी बोलते हैं। तो स्टैटिक इन्वर्टर, इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें कन्वर्टर इन्वर्टर दोनों यूनिट मिलती है। स्टैटिक इन्वर्टर ऐसा इन्वर्टर होता है जो कि क्या करता है? ऑक्सिलरी सप्लाई बनाने का काम करता है। ऑक्सिलरी सप्लाई, जैसे कि अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी सप्लाई क्या क्या होती है? 3 फेज़ 415 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई, सिंगल फेज़ 240 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई, फिर उसके बाद 110 वोल्ट DC, ये भी क्या है? ये भी ऑक्सिलरी सप्लाई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट ये, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर यूनिट BCG यूनिट, बैटरी कंट्रोल बॉक्स BCB बॉक्स, बैटरी एंड बैटरी बॉक्स, शोर सप्लाई यूनिट। तो ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? सारे के सारे आते हैं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की कैटेगरी में। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम में क्या मिलता है? ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में क्या मिलता है? ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमें स्टैटिक इन्वर्टर मिलता है, बैटरी चार्जर बॉक्स मिलता है, बैटरी कंट्रोल बॉक्स मिलता है, बैटरी बॉक्स मिलता है, शोर सप्लाई यूनिट मिलती है। अभी ये शोर सप्लाई यूनिट क्या होती है? यहाँ पर मान लेते हैं जो ट्रेन है उसको हमने वर्कशॉप में लेके आया, वर्कशॉप में कोई OH नहीं होती,
और ऐसे केस में हमें ट्रेन का जो एसी पैनल है उसे हमें टेस्ट करना है, एसी पैनल की कूलिंग हमें देखना है। तो ऐसे केस में ट्रेन को हम लोग 3 फेज़ पावर कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? बैटरी से तो हम लोग बेसिकली 110 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट 3 फेज़ पावर हम लोग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे ट्रेन को? तो ट्रेन को 3 फेज़ पावर प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सटर्नल सप्लाई हम लोग लगाते हैं, जो कि श्योर सप्लाई यूनिट, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन को 3 फेज़ एक्सटर्नल सप्लाई दे सकते हैं और जो एसी पैनल है उसकी हम लोग कूलिंग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई स्मार्ट मेट्रो APS-MA इज यूनिट माउंटेड अंडर दी अंडर फ्रेम ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम है ये कहाँ पर लगा होता है? ट्रेन के अंडर फ्रेम में लगा होता है, ट्रेन के अंदर लगा होता है या फिर ऊपर लगा होता है? तो जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम है ये ट्रेन के अंडर फ्रेम में लगा होता है, जहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है नीचे की तरफ, वहाँ पर ये अंडर फ्रेम में लगा होता है ट्रेन के। अभी हमारी जो ट्रेन है कितने कार की है? 8 कार की है। तो यहाँ पर ये 8 कार की ट्रेन में कितने APS यूनिट हो गए? ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट 3 ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट हो गए। 3 ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट हो गए। इससे हम लोग क्या समझते हैं? 3 ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट हो गए मतलब 3 SIB हो गए, 3 बैटरी चार्जर यूनिट होगा, 3 बैटरी कंट्रोल बॉक्स होगा, फिर उसके बाद 3 बैटरी एंड बैटरी बॉक्स होगा, 3 शोर सप्लाई यूनिट होगी, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट है, हमारी ट्रेन कितने कार की है? हमारी ट्रेन 8 कार की है। तो 8 कार की ट्रेन को हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो टोटल कितनी APS यूनिट होने वाली है? 3 ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की यूनिट मिलेंगी। देयर आर 3 ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट। अब ये जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट है ये हमें कहाँ मिलेगी? ये हमें TC1 में मिलेंगी, TC2 में मिलेंगी और MC3 कार में मिलेंगी। ट्रेलर कार 1, मोटर कार 3 और ट्रेलर कार 2 में हमें ये APS यूनिट मिलेगी इन 8 कार कॉन्फ़िगरेशन ट्रेन, जैसे कि हमने बात किया। यहाँ पर अगर ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें TC1, इसके नीचे एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई सिस्टम हमें मिलेगा। फिर उसके बाद ये मोटर कार 3, इसके नीचे अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था मोटर कार 3, यहाँ पर ये मोटर कार 3, राइट। तो जैसे हमने बात किया ये मोटर कार 3, तो यहाँ पर ये ट्रेलर कार 1, इसके नीचे APS-1 मिलेगा, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई 1। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी पावर सिस्टम बोलेंगे हम लोग, सप्लाई नहीं बोलेंगे, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 1, क्योंकि इस ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं, जैसे कि स्टैटिक इन्वर्टर आ रहा है, बैटरी कंट्रोल बॉक्स आ रहा है, बैटरी चार्जर आ रहा है, शॉर्ट सप्लाई आ रही है, राइट। तो यहाँ पर ये TC1 में हमें ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 1 मिल रहा है, MC3 में ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 मिल रहा है, TC2 में अगर हम लोग देखें हमें ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 3 मिल रहा है। अभी अगर हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो TC1 में जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 1 और जो TC2 में जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 3 हमें जो मिल रहा है, ये दोनों जो पावर सिस्टम है किसको फेड कर रहे हैं? VAC लोड को फेड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बस कंसिडर किया है, जो बस है कितने, ये बस 3 फेज़ 415 वोल्ट 40 to 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये वाली येलो कलर की जो बस हमने जो कंसिडर किया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेरिएबल है, जो कि है 40 to 60 हर्ट्ज़। बट ये वाली जो बस हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाली जो बस जो कंसिडर किया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स्ड है, जो कि कितनी है? 50 हर्ट्ज़ है, जो कि कितनी है? 50 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, इसको कौन सप्लाई कर रहा है? APS-2 सप्लाई कर रहा है। कौन सप्लाई कर रहा है? APS-2 सप्लाई कर रहा है। और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, इसे कौन सप्लाई कर रहा है? APS-1 और APS-3। और यहाँ पर ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, इसके साथ कौन से लोड कनेक्टेड है? VAC लोड कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली बस के साथ कौन से लोड कनेक्टेड है? वो सारे लोड जो कि VAC की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब VAC को छोड़ के सारे लोड कनेक्टेड है। VAC को छोड़ के सारे लोड कनेक्टेड है, जैसे कि अपना कंप्रेसर हो गया, जो कि 3 फेज़ पे चलता है, राइट। 3 फेज़ 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ AC, राइट। तो कंप्रेसर हो गया, फिर उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेसर हो गया, राइट। तो हमें यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? 8 कार की। यहाँ पर ये जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आधी सारी चीज़ हमने यहाँ पर ही सीख गई। जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है, ये पूरी ट्रेन में इसके कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। और पहला जो APS-1 है वो कहाँ पर लगा है? TC1 में लगा है। दूसरा जो APS है वो APS-2 ये कहाँ पर लगा है? MC3 में। ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं, पहला जो APS-1 है TC1 में लगा है, फिर उसके बाद TC2 में हमारा APS-3 लगा है और MC3 में हमारा APS-2 लगा है। अभी यहाँ पर ये जो APS-1 और जो APS-3 होती है, ये बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस लाइन होती है उसके साथ कनेक्टेड होती है। और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ VAC लोड को फेड कर रही है। और उसके बाद जो APS-2 है, ये बेसिकली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली बस लाइन के साथ कनेक्टेड है। और ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली जो बस लाइन है, ये बेसिकली जो VAC को छोड़ के जितने भी जो लोड है जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, वो सारे लोड को सप्लाई कर रही है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली जो बस है, वो सारे लोड को
सप्लाई कर रही है जो कि VAC नहीं है, मतलब वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब जो VAC पैनल है उसको छोड़ के जितने भी जो लोड्स है वो सारे लोड्स को सर्व करने का काम कर रही है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली बस लाइन। यहाँ पर वही लिखा है जो कि हमने डिस्कस किया। तो जैसे हमने बात किया टोटल कितने APS यूनिट है, 3 APS यूनिट है। पहला जो APS 1 है वो कहाँ पर है, TC1 में, APS 3 TC2 में, और जो APS 2 है वो MC3 में, 8 कार कॉन्फ़िगरेशन। APS रिसीव द पावर फ्रॉम सेपरेट वाइंडिंग इन द ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक इन्वर्टर एंड बैटरी चार्जर। जैसे हमने बात किया जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम को ये पावर कहाँ से मिलता है, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी टर्शियरी वाइंडिंग से पावर मिलता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी पावर, जैसे कि हमने बात किया था ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 1 TC1, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 3 ये कहाँ पर है, TC2 में, राइट। प्रोवाइड वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने बात किया वही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर ये जो TC1 पर जो APS 1 लगा है, TC2 पर जो APS 3 लिखा है, ये बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम लोग VAC लोड को दे रहे हैं, यहाँ पर वही लिखा है। तो यहाँ प्रोवाइड वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी वो दोनों वेरिएबल होगा। और जैसे हमने बात किया जो APS MC3 पे जो APS लगा है जो कि APS 2, ये बेसिकली फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, फिक्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। 1 सेकेंड ये फिगर को हम लोग रिफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो APS 1 और जो APS 3 है इसमें जो फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज होगा वेरिएबल होगा, और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और जो वेरिएबल वोल्टेज है हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वाली जो बस लाइन है उसको हमने दे दिया है। और ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज वाली जो बस लाइन है ये किसके साथ कनेक्टेड है, सारे VAC लोड के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो APS 2 है इसमें जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी, और ये जो APS है सारे जो लोड्स है जो कि VAC में नहीं है उन सबको सर्व करने का काम कर रहा है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो APS 2 वाली जो APS 2 जो है ये बेसिकली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली बस लाइन के साथ कनेक्टेड है, और ये सारे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज वाले लोड को सर्व कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो APS है, APS में अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात की ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमें स्टैटिक इन्वर्टर मिल रहा है, बैटरी चार्जर यूनिट मिल रही है। अभी बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्वर्टर में। स्टैटिक इन्वर्टर में अगर हम लोग देखें APS में अगर हम लोग देखें 2 स्टेज मिलते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो कन्वर्टर स्टेज होता है, और दूसरा जो स्टेज होता है वो इन्वर्टर स्टेज होता है। कन्वर्टर स्टेज में कुछ नहीं होगा, AC DC में कन्वर्ट होगा, और जो इन्वर्टर स्टेज है इसमें क्या होगा, इसमें जो DC है वो किस में कन्वर्ट होगा, AC में कन्वर्ट होगा, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कन्वर्टर स्टेज है इसमें जो इनपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 400 वोल्ट से 406 वोल्ट AC के बीच में होगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 47 to 53 हर्ट्ज। तो जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है इसमें जो कन्वर्टर स्टेज है, कन्वर्टर स्टेज में जो वोल्टेज जो जा रहा है कितना जा रहा है, 400 वोल्ट से 406 वोल्ट AC, फ्रीक्वेंसी 47 to 53 हर्ट्ज। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब AC का DC में कन्वर्जन हो जाएगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हमें आउटपुट जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 720 वोल्ट DC। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में जो कन्वर्टर स्टेज है, ये कन्वर्टर स्टेज क्या कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। AC इनपुट कितना है, 400 से 406 वोल्ट AC है, फ्रीक्वेंसी 47 से 53 हर्ट्ज के बीच में हो सकती है। और जब ये AC DC में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे केस में जो DC आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, DC आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है 720 वोल्ट DC। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 720 वोल्ट DC हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो 720 वोल्ट DC है कौन से किस में चले जाता है, इन्वर्टर में चले जाता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर हम लोग कौन से कन्वर्टर इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, जो ट्रैक्शन मोटर के साथ कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। ट्रैक्शन मोटर के साथ जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे। जो ट्रैक्शन मोटर में जो इन्वर्टर जो लगता है उसको वोल्टेज का लेवल अलग लगता है, उसका आउटपुट वोल्टेज अलग होता है। यहाँ पर हम लोग जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में जो कन्वर्टर स्टेज और जो इन्वर्टर स्टेज है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो प्रपल्शन सिस्टम में जो कन्वर्टर और जो इन्वर्टर है उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो कन्वर्टर स्टेज है इसमें जो वोल्टेज होगा 400 से 406 वोल्ट AC होगा, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, और वो जो AC होगा किस में कन्वर्ट होगा, 720 वोल्ट DC में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन्वर्टर स्टेज, अभी यहाँ पर ये जो इन्वर्टर स्टेज है, इन्वर्टर स्टेज में अगर हम लोग देखें जो 720 वोल्ट DC होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, 720 वोल्ट DC ये बेसिकली 320 से 480 वोल्ट AC में कन्वर्ट होगा। और अगेन जो फ्रीक्वेंसी होगी 40 to 60 हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी हमें वेरिएबल दिखाई दे रही है तो यहाँ पर ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी किस में जाएंगी, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग लोड में जाएंगी। अब ये वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग लोड के लिए कौन सा APS था, जैसे कि हमने बात किया था APS 1 था, APS
APS1 था और APS3 था। APS1 किस में आ रहा था, TC1 में आ रहा था। APS3 किस में आ रहा था, TC2 में आ रहा था। तो यहाँ पर ये TC1 और TC2। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आया, जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम यूनिट होता है उसमें कन्वर्टर स्टेज होता है, इन्वर्टर स्टेज होता है। कन्वर्टर स्टेज में जो वोल्टेज है 400 से 406 वोल्ट AC होता है, जो कि 720 वोल्ट DC में कन्वर्ट होता है। और ये जो DC वोल्टेज होता है वो हमारे इन्वर्टर स्टेज में जाता है। अब ये इन्वर्टर स्टेज में जो 720 वोल्ट DC है किस में कन्वर्ट होता है, ये 720 वोल्ट DC बेसिकली 320 से 480 वोल्ट AC में कन्वर्ट होता है। ये वोल्टेज की रेंज हमें पता होना चाहिए, 320 से 480 वोल्ट AC में कन्वर्ट होता है और फ्रीक्वेंसी 40 से 60 हर्ट्ज़ होती है। और ये जो वेरिएबल वोल्टेज और जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ये हम लोग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में देते हैं। अभी अगर हम लोग देखें MC3 में कौन सा APS था, APS2 था, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2। अभी जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 है ये क्या करेगा, जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 है ये बेसिकली इसमें जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इतना याद रखना है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 ये MC3 में आता है। ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 जैसे हमने बात किया ये MC3 में आता है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 ये MC3 में आता है। बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 ये बेसिकली MC3 में आता है और इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट होती है और ये कांस्टेंट बस लाइन पे जाके फिट करता है। इसकी जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और ये जो कांस्टेंट वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कांस्टेंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वाले बस को जाके फीड करता है। जैसे कि हमने बात किया था APS2 की जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है और ये कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वाली बस को जाके फीड करता है। या फिर ये बस को अगर हम लोग हटा दें तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो APS2 है इसमें जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट होती है और ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ये हम लोग बेसिकली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वाले लोड को दे देते हैं। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज वाले लोड कौन से होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें एयर जनरेशन एंड ट्रीटमेंट यूनिट AGTU, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन फ़ैन, तो ये सब है क्या, ट्रैक्शन फ़ैन मतलब ये एक ऐसा फ़ैन होता है जो कि क्या करता है, मोटर को कूल करने का काम करता है। तो ये ट्रैक्शन फ़ैन हो गया। एयर जनरेशन एंड ट्रीटमेंट यूनिट मतलब कंप्रेसर आ गया। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर चलने का काम करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम 2 है जो कि MC3 में आता है, इसमें जो इन्वर्टर स्टेज होता है वो इन्वर्ट करता है 720 वोल्ट DC को किस में, 415 वोल्ट AC में। किस में, 720 वोल्ट DC को किस में कन्वर्ट करता है, 415 वोल्ट AC में, 3 फेज 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। और ये बेसिकली AGTU इसका जो कांस्टेंट वोल्टेज और जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है AGTU में जाता है, ट्रैक्शन फैन में जाता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में जाता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग नोट करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फिगर से हम लोग समझते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ये APS1 इसमें भी इन्वर्टर स्टेज है, APS2 इसमें भी इन्वर्टर स्टेज है, APS3 इसमें भी हमें इन्वर्टर स्टेज मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर APS2 का अगर ये सारे APS में हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्टर स्टेज मिल रहा है। और ये इन्वर्टर स्टेज में जो इन्वर्टर है उसको जो इनपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है जो कि 720 वोल्ट DC। मतलब यहाँ पर जो इन्वर्टर होगा उसको भी 720 वोल्ट DC, इसको भी 720 वोल्ट DC, यहाँ पर इसको भी 720 वोल्ट DC। बट यहाँ पर ये वाला जो इन्वर्टर है APS2 में जो इन्वर्टर स्टेज में जो इन्वर्टर है उसको 720 वोल्ट DC तो मिल रहा है, बट उसका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है जो कि 3 फेज 415 वोल्ट, जो कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कि 415 वोल्ट AC 3 फेज 50 हर्ट्ज़। बट यहाँ पर ये जो हमने जो APS1 और जो APS3 जो कंसिडर किया है इसमें जो इन्वर्टर स्टेज में जो इन्वर्टर जो लगा है, यहाँ पर ये सारे APS में जो इन्वर्टर है वोल्टेज उनका कांस्टेंट है जो कि 720 वोल्ट DC। इनपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है जो कि 720 वोल्ट DC। बट यहाँ पर ये APS1 और जो APS3 में जो इन्वर्टर है उसका जो वोल्टेज वो वेरिएबल वोल्टेज है। जैसे कि यहाँ पर ये APS2 में जो इन्वर्टर था वो 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था। बट ये APS1 और जो APS3 में जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है इन्वर्टर की आउटपुट की वो वेरिएबल है। क्या है, 320 वोल्ट से 480, जैसे हमने बात किया 320 वोल्ट से 480 वोल्ट AC है और जो फ्रीक्वेंसी है 40 to 60 हर्ट्ज़ है। अभी आगे अगर हम लोग बात करें दी बैटरी चार्जर एक्ट एज अ ट्रांसफार्मर, यहाँ पर जैसे हमने बात किया था ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमने स्टैटिक इन्वर्टर के बारे में बात किया, स्टैटिक इन्वर्टर में हमने कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट के बारे में बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर यूनिट, अभी जो बैटरी चार्जर यूनिट है जैसे हमने बात किया थी बैटरी चार्जर एक्ट एज अ ट्रांसफार्मर विद वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो बैटरी चार्जर है वो एक तरीके से क्या करता है, ट्रांसफार्मर के तौर पर काम करता है जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो वेरिएबल होता है। द इनपुट ऑफ बैटरी चार्जर मॉड्यूल इज़ कनेक्टेड टू द 360 वोल्ट DC बस। यहाँ पर जो इनपुट है
बैटरी चार्जर मॉड्यूल का, ये बेसिकली 360 वोल्ट डीसी बस के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो बैटरी चार्जर मॉड्यूल है ये एक तरीके से ट्रांसफार्मर के तौर पे काम करता है, जिसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अलग अलग होती है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों का जो रेशियो ले लेते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इनपुट होता है बैटरी चार्जर का किसके साथ कनेक्टेड होता है, 360 वोल्ट डीसी बस के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये जो बैटरी चार्जर है ये करता क्या है, बैटरी चार्जर कन्वर्ट द इनपुट वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड प्रोड्यूस 110 वोल्ट डीसी। अभी जो बैटरी चार्जर है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो बैटरी चार्जर है ये बेसिकली करता है क्या, जो इनपुट वोल्टेज होता है उसे स्टेप डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर और उसको किस में कन्वर्ट करता है, 110 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो 110 वोल्ट डीसी है बेसिकली बैटरी लोड को फेड कर दिया जाता है ट्रेन में एंड टू द चार्ज बैटरी मॉड्यूल। तो जो बैटरी चार्जर है यहाँ से हमने ये सीखा कि जो बैटरी चार्जर है ट्रांसफार्मर के तौर पर काम करता है विथ वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और जो इनपुट होता है बैटरी चार्जर का वो कितना होता है, 360 वोल्ट डीसी होता है। जो बैटरी चार्जर का जो इनपुट है वो 360 वोल्ट डीसी है, और जो बैटरी चार्जर है उसमें क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। और ये जो बैटरी चार्जर है 360 वोल्ट डीसी को 110 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये जो 110 वोल्ट डीसी है इसको हम लोग बैटरी लोड में फेड कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन नॉर्मल मोड 1 APS सप्लाई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू ऑल 8 कार लोड एक्सेप्ट VAC कंप्रेसर अदर 2 APS विल सप्लाई वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ट्रिपल VF का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टू VAC लोड। तो यहाँ से हमने क्या समझा, नॉर्मल मोड में एक APS की सप्लाई सारे कार के लोड को सप्लाई प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था, ये जो APS2 है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वोल्टेज भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, ये जो APS है ये सारे 8 कार के लोड को, 8 कार में जितना भी लोड होगा सारे लोड को संभाल लेगा, राइट। और यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में APS1 और ये जो APS3 है जिनकी वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है तो ये सारे VAC लोड को संभाल लेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन के टाइम ये जो APS2 है जिसका वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट है, तो नॉर्मल कंडीशन के टाइम ये जो APS2 है सारे जितनी भी कार के सारे लोड को पावर प्रोवाइड कर देगा नॉर्मल कंडीशन में। और APS1 और जो APS3 है पूरे कार के VAC पैनल को वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देगा नॉर्मल कंडीशन में, जो कि वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर वही लिखा है, अंडर इन नॉर्मल मोड 1 APS सप्लाई फिक्स फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल मोड में क्या होगा, एक जो APS होगा वो क्या करेगा, फिक्स फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेगा सारे लोड को, सारी 8 कार के, और एक्सेप्ट VAC कंप्रेसर, जैसे कि हमने बात किया वही। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन केस 1 APS फेल्स ऑल दी लोड आर सप्लाइड बाय अदर 2 APS विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर एक APS फेल हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, बाकी सब जो लोड हो गए उनको पावर कहाँ से मिलेगा, बाकी सब लोड को पावर प्रोवाइड करने का काम क्या करेंगे, बाकी के 2 बचे हुए APS करेंगे, बट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने क्या समझा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब सारे के सारे APS काम करेंगे, तो एक जो APS होगा फिक्स फ्रीक्वेंसी से सारे लोड को सप्लाई करेगा पूरी कार को, और बाकी के जो 2 APS हो गए वो क्या करेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज से सारे जो VAC पैनल हो गए उसको पावर प्रोवाइड करेंगे। अब एक APS अगर फेल हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, बाकी के जो 2 APS हो गए वो क्या करेंगे, बाकी के 2 जो APS हो गए बेसिकली पावर प्रोवाइड करेंगे, बट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। यहाँ पर ये जो फिगर हमने जो कंसिडर किया बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया नॉर्मल मोड 1 APS प्रोवाइड 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज फिक्स फ्रीक्वेंसी, द अदर 2 APS यूनिट प्रोवाइड 320 वोल्ट AC 40 हर्ट्ज टू 480 वोल्ट AC 60 हर्ट्ज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, 110 वोल्ट DC आउटपुट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द APS टू द बैटरी चार्जर इन बोथ केस। तो अगेन यहाँ पर वही लिखा है, नॉर्मल मोड में क्या होगा, नॉर्मल मोड में एक जो APS होगा वो क्या करेगा, फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ पावर प्रोवाइड करेगा। कितना पावर होगा, 3 फेज 415 वोल्ट, और VAC को छोड़ के जितने भी जो 415 वोल्ट वाले लोड हो गए उनको पावर मिलेगा। और फिर नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों जो APS हो गए, APS1 और जो APS3 हो गए, बाकी के 2 APS, दी अदर 2 APS यूनिट
ये बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ पावर प्रोवाइड करेंगे और वेरिएबल वोल्टेज भी होगा। वोल्टेज का वेरिएशन 320 वोल्ट से 480 वोल्ट एसी के बीच में होगा। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में होगा। और ये वेरिएबल वोल्टेज और ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कहाँ पर जाएंगी? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली बस लाइन पे जाएंगी। और ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो बस लाइन होगी ये क्या करेंगी? सारे के सारे जो VAC पैनल्स होंगे उसे पावर प्रोवाइड करने का काम करेगी। फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में जो 110 वोल्ट DC आउटपुट भी हमें मिलेगा, राइट। कहाँ से मिलेगा? बैटरी चार्जर से। तो 110 वोल्ट DC आउटपुट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम दी APS टू दी बैटरी चार्जर इन बोथ दी केसेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों केसेस में अगर हम लोग देखें हमें 110 वोल्ट DC आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा बैटरी चार्जर के थ्रू। जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि स्टेटमेंट लिखा था APS रिसीव द पावर फ्रॉम सेपरेट वाइंडिंग इन ट्रैक्शन मोटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक इन्वर्टर एंड बैटरी चार्जर। तो APS में अगर हम लोग देखें मोस्टली स्टैटिक इन्वर्टर मिलेगा और हम स्टैटिक इन्वर्टर और ये बैटरी चार्जर दोनों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जो बैटरी चार्जर होगा कांस्टेंट 110 वोल्ट DC प्रोवाइड करेगा। 110 वोल्ट DC से क्या होगा? बैटरी चार्ज होगी और वो जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो हम लोग जितने भी जो लोड्स होंगे ट्रेन के अंदर जो कि 110 वोल्ट DC पे चलेंगे उसको हम लोग दे देंगे। और ये स्टैटिक इन्वर्टर में हमें क्या मिल रहा था? कन्वर्टर इन्वर्टर मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पर वही है। तो ये जो APS है इसमें हमें क्या मिलेगा? APS में ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैटिक इन्वर्टर में कन्वर्टर इन्वर्टर, फिर उसके बाद हमें बैटरी चार्जर मिल रहा था। यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इसको इनपुट कितना मिल रहा था? 720 मिल रहा था, राइट। और जो आउटपुट है दो हमें अलग अलग आउटपुट मिल रहा था। एक हमें कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा था जो कि कितना था? 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, जो कि हमें किससे मिल रहा था? APS 2 से मिल रहा था। और दूसरा जो था वेरिएबल आउटपुट था जो कि कितना था? 320 वोल्ट AC से 480 वोल्ट AC, फ्रीक्वेंसी 40 से 60 हर्ट्ज हमें मिल रही थी। और ये हमें किससे मिल रहा था? APS 1 से मिल रहा था और APS 3 से मिल रहा था।